हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो PT 365 है वो आ चुकी है और अभी इंग्लिश में आई है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। और क्योंकि जो है अभी हिंदी के मैगज़ीन्स को आने में हफ्ते या 10 दिन का समय लगेगा, तब तक आपका जो है ये मैगज़ीन कंप्लीट करा देंगे। गैप जो है उसको नहीं करना है, क्योंकि अभी टाइम्स बहुत क्रूशियल्स हैं और बहुत सारा रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको। तो जब जो भी मैगज़ीन्स अभी अवेलेबल होंगी उसको हम लोग जल्दी से ख़त्म कराएंगे और बेहतरीन तरीके से इसमें से जो भी गैप फिलिंग्स हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आएंगे, प्रीलिम्स में वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे मैं उसको ध्यान में रख करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अपने फीडबैक ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। पहला टॉपिक है इलेक्शंस। इससे सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मैं आपको बताऊँगा अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक है सिमल्टेनियस इलेक्शंस। एक साथ एक चुनाव कराने की बात की जा रही है, एक देश चुनाव की, तो उसी के संबंधित ये खबर है। और ये जो है मैं आपको घटना चक्र की दृष्टि में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। तो सवाल आपसे ये है कि क्या उस समय चुनाव हुए थे? तो नहीं, उस वक्त भी चुनाव अभी नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? तो कारण उसका एक बात, बहुत सारी चीज़ें कारण है, जैसे कि वोटर ID उस वक्त बनी थी, वोटर ID, तो जवाब है नहीं। अच्छा, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशंस हो, डिसक्वालिफिकेशंस हो, डिस्प्यूट का कैसे, अगर मान लो कोई चुनाव हो जा रहा है तो उसमें डिस्प्यूट्स भी अगर होगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है, रिजॉल्व कैसे करना हो कोई विवाद का। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, RO हैं, उनकी क्या, कैसे, वो कौन होंगे, नियुक्ति कैसे होगी, उनके कार्य क्या होंगे, कार्य पद्धति क्या होगी, जो सिंबल्स होंगे पार्टीज़ के वो कैसे होंगे। तो सारी चीज़ें जो है बहुत कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं था। लेकिन संविधान ने एक बात की बात कही थी कि भाग 15 के अंतर्गत 324 से लेकर के 329 तक जो है उसने प्रावधान कर दिए थे कि इसमें जो है इलेक्शंस कमीशंस की कार्यपद्धति ये होगी, लेकिन चुनाव के बारे में ये सभी कार्य की कैसे, ये सभी वोटर ID करना है, क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर्स होगा, कैसे जो है सारी चीज़ें जो प्रावधान होंगे कैसे किए जाएंगे, ये सभी कार्य करने का जो पूरा जिम्मा था उसने संविधान ने पार्लियामेंट को दे दिया। शब्द को ध्यान दो यहाँ पे, पार्लियामेंट को दे दिया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 327 के तहत, आर्टिकल 327 के तहत जो है संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया कि वो प्रोविज़न बनाए जो लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो वो इसी का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है RPA, वो जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है वो लाया गया और इसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 327 के तहत। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये बातें जो अब जो एक देश एक चुनाव है ना, तो इसको समझो आप। इसके बाद चुनाव हुए, जब चुनाव हुआ तो चुनाव 1951-52 में हुआ, 7-7, फिर 57, फिर 62, फिर 67। लेकिन यहाँ जब 68-69 आता है तो कुछ हाल फिलहाल में क्या हुआ कि स्टेट्स के जो है वो कुछ जो लेजिस्लेचर था, जो स्टेट की जो सरकारें थी वो डिसॉल्व हो गई और ये जो क्रम सिलसिला जो चल रहा था, एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव जो हो रहे थे, वो टूट गया, ठीक है। अब आपसे बात आती है यहाँ पे कि जब ये टूटा तो उसके बाद वो क्रम बन नहीं पाया। दूसरी चीज़ क्या थी कि एक साथ एक चुनाव होने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन सभी चुनाव होंगे, ठीक है। यहाँ मतलब ये सिर्फ है, ये सवाल पूछा जा सकता है, एक दिन ही नहीं होगा। बात ये है कि वो वोटिंग जो पड़ेगा वो राज्य विधानसभा के लिए भी पड़ेगा और केंद्र के लिए भी पड़ेगा, इसका सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो अब इसी के तहत जो है, अब इसी के बाद यहाँ पे जब सरकार, मोदी सरकार आई तो ये एक चुनाव की बात यहाँ पे करने लगी और एक साथ चुनाव करने की ये चर्चा छिड़ी। तो इसी पर जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है फॉर सिमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 129th अमेंडमेंट बिल कहा गया, ठीक है, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और इसको रिव्यू करने के लिए JPC के लिए जो है तो उसको भेज दिया गया। JPC क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो एक एडहॉक कमेटी होती है। इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, किसी खास मुद्दे के लिए बनाई जाती है और इसमें अगर मान लो कि जो भी सदस्य संख्या होगी उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि अगर राज्यसभा की जितने भी सदस्य होंगे उसमें से उसका 2 गुना लोकसभा से रिप्रेजेंटेशन रहेगा उसी एडहॉक कमेटी में। ये मतलब RS = 2LS, मतलब मान लो राज्यसभा से 10 सदस्य हैं तो लोकसभा से 20 होंगे, उसके 2 गुना होंगे, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की। अब आता है कि जो की प्रोविजंस है 129th अमेंडमेंट बिल में, तो ये अभी फिक्स तो है नहीं। अभी मान लो कि JPC रिव्यू करके कुछ चेंजिंग करेगी, अभी उस फिक्स नहीं, उसको आप याद नहीं कर रखना है, बस समझ लो आर्टिकल 82A, आर्टिकल 83, 172 और 32 से मैंने आपको पढ़ाया मैंने। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं, अभी इंट्रोड्यूस होगा, अभी जब पास हो जाएगा फिर राष्ट्रपति जब लागू कर देंगे तो फिर हम लोग
पक्का तौर पे याद करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोविजंस हुए हैं। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ अभी जान लो, यहाँ पे एक अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शंस की बात की जा रही है। तो उसका मैं साधारण तरीके से मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हिंदी में। मान लो कि अभी क्या चुनाव चल 2024 में चुनाव हुए, 5 साल बाद चुनाव होंगे 2029 में, लेकिन उसके 5 साल बाद जब 2034 आएगा तो एक साथ एक देश एक चुनाव की बात यहाँ पे की जाएगी, मतलब एक साथ सभी चुनाव होंगे। तो ऐसे में मान लो कि लोकसभा अगर 2029 में से चुनाव मान लो कोई सरकार जीत गई और उसके बाद वो 33 में ही जो है वो 33 में ही या 32 में ही वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। मान लो पहले 33 में डिसॉल्व हो गई लोकसभा, मान लो सरकार गिर गई, तो फिर क्या होगा कि उसी सरकार को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि नहीं आप साल भर और रहो, 2034 में एक साथ चुनाव होंगे। अगर मान लो 32 में गिर गई सरकार, तो मान लो चुनाव हुए 2 साल के लिए, तो सिर्फ वो 2 ही साल के लिए वैलिड होंगे, वो फिर 34 में एक साथ चुनाव होंगे। इसी तरह से कोई राज्य है, मान लो राज्य की सरकार है और वो 2034 में मान लो कि चुनाव होने हैं एक साथ, लेकिन वो 33 में डिसॉल्व हो जाती है, तो राज्य सरकार को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए कि नहीं आप साल भर और भी रूलिंग कर लो, एक साथ चुनाव होंगे, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह से वो 2 साल या 3 साल पहले हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर उसको जो सिर्फ बचे हुए टेन्योर 2034 में मान लो 2 साल के लिए भी समय है, तो 2 साल के लिए ही उनको चुने जाएंगे, ठीक है। वो 5 साल के लिए काम नहीं करेंगे। तो एक साथ मतलब 2034 में ये जो है ये चुनाव होंगे और ये सिलसिला टूटेगा नहीं, क्योंकि इसी तरह से जो है सिलसिला टूटा था, वो बन नहीं पाया था। तो इसको हटाने के लिए इसी में अमेंडमेंट 83 में किया गया है, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मैंने PT3 से उसमें घटना चक्र राज्य दृष्टि में पढ़ाया हुआ था कि उसके 100 दिन के बाद ही जो है लोकल बॉडीज़ के लिए भी चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग जो है सभी राज्यों के वो कराएंगे चुनाव, ठीक है। इसमें यहाँ पे मिसिंग है, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। ये बातें आपने समझ ली। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिसने सिमल्टेनियस इलेक्शंस को रिकमेंड की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। 170वीं रिपोर्ट है लॉ कमीशंस की, 1999 में आई थी। इसने जो है ये रिकमेंडेशन किया था कि आप जो है एक साथ चुनाव कराओ। ये जो लॉ कमीशन होता है ना, वो गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक होता है, ठीक है। गैर संवैधानिक भी होता है और गैर सांविधिक भी होता है। और इसका टेन्योर जो होता है वो कार्यावधि होती है पूरी 3 साल के लिए होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस स्टेशन ऑफ लॉज। यह ध्यान देना, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है सर्विस स्टेशन ऑफ लॉज। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि अगर मान लो कि जो भी लॉज ऐसे कानून जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, समय के साथ उनके में बदलाव नहीं किया गया है, या फिर वो समय के बदलाव के साथ जो है अपने आप को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बदल गई हैं, तो फिर जो लॉ कमीशन होता है उसमें बदलाव की सिफारिश करता है सरकार, उस पर जो है फिर वो जो है संशोधन लाती है और बदलाव होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट थी 2015 में, उसने भी जो है ये रिकमेंडेशन की थी। स्टैंडिंग कमेटी अस्थायी समिति होती है, ठीक। इसी तरह से आता है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002। यानी कि अगर आप GS2 में पढ़े होंगे, अगर मेंस के सिलेबस आपने कवर किया हुआ, तो बार बार आपको जो है इसके रिकमेंडेशंस लिखने को आंसर्स में मिलते हैं, ठीक है। संविधान जब 50 साल का हो गया था, तो उसके 50 साल पे उसको रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया गया था। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में बनाया गया था। 4 सदस्य था, ये 4 मेंबर थे। इसमें किसकी अध्यक्षता थी? M वेंकटचलैया का जो है अध्यक्षता में बना था। और इसी ने जो है नोटा वगैरह का, जो नेशनल जुडिशियल और इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह के प्रावधान इसमें यहाँ पे उसने रिकमेंडेशंस किए थे, ठीक है। इसी तरह से वर्किंग पेपर ऑफ जो है नीति आयोग 2017 में, इसने भी जो है सिमल्टेनियस इलेक्शंस की बात यहाँ पे की थी, ठीक है। तो पहला आर्टिकल इसमें सब कुछ मैंने आपको होलिस्टिक तरीके से करा दिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई अभी दिक्कत होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल पे। स्टेट इलेक्शंस कमीशन की बात करते हैं हम लोग। स्टेट इलेक्शंस कमीशन के कुछ आर्टिकल्स हैं फैक्चुअल, देखिए आप देखो। आर्टिकल 243 जो क्लॉज 1 है के का, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है इलेक्शंस की। और आर्टिकल 243 का जो है ZA जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस के लिए बात करता है। और 243 KZ है जो है वो उनका टर्म सर्विस कंडीशंस, ठीक है, उनका कितना मतलब जो उनकी नियुक्ति कैसे होगी, फिर ये सब चीज़ ना, वो सारी बातें राज्यपाल करेगा और राज्यपाल ही उसका डिफाइन करेगा, उनके जो टर्म्स है, कंडीशंस है, सर्विस है, सभी चीज़ों का, यही सब चीज़ें जो इसमें वो डिटरमाइन करता है राज्यपाल। तो इसमें बताया गया। तो अभी आप समझो हाल फिलहाल में स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ें हम लोग बेसिक बता दें। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है उसके तहत जो है स्टेट इलेक्शन कमीशंस का जो है वो उसमें आया था, इनेक्ट किया गया था, और गाडगिल कमेटी ने जिसको रिकमेंड किया था, ठीक है। तो आर्टिकल जो 243 जो के है वो क्या बोलता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उसमें प्रावधान होता है, ठीक। प्रत्येक राज्य के लिए, एवरी स्टेट के लिए, प्रत्येक स्टेट के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। गवर्नर करता है उसको नियुक्त, ठीक है।
अब यह उसको अधिकार होता है राज्यपाल को कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें क्या हो और उसकी पदावधि क्या हो, उसको वो निर्धारित करे। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था K-Z में, ठीक है, K2 में, ये जो है आपका वही आपका K2 में, ठीक। अब आता है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसी रीति से उसी आधार पर हटाता है, जैसे कि हाई कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट का HC का जो जज होता है उसी के तहत उसको हटाता है, उसी के तहत उसको हटाया जाएगा, ठीक, उसी के ग्राउंड्स के लिए आधार पे। और जो स्टेट इलेक्शंस कमीशन होता है वो पंचायतों के सभी चुनाव के लिए जो है वोटर लिस्ट तैयार करता है, मतदाता सूची तैयार करता है और उसके संचालन के लिए जिम्मेदारी होता है, ठीक है, वो जिम्मेदार होता है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। तो यही बातें यहाँ पे की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको मैंने आपको हिंदी में बता दिया, ठीक है। और ये अगर जो नियुक्त किया था किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा, लेकिन रिमूव कैसे होगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ग्राउंड्स कैसे होते हैं, तो जैसे कि हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही इसको हटाया जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देना है कि राज्य के जो राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य का जो विधानमंडल आर्टिकल 23ZA जो बताया जा रहा है इसमें, उसको वो जिम्मेदार होता है किस लिए, कि चुनाव के संबंध में विधि बनाए। किस लिए, तो जो आपके स्टेट इलेक्शंस के जो चुनाव होंगे उसके संबंध में विधि कौन बनाता है, तो राज्य विधानमंडल बनाता है। कौन सा आर्टिकल, 243ZA, ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। लेकिन यहीं पे 243ZG जो है वो क्या बोलता है कि निर्वाचन के संबंधी जो मामले होंगे उसमें जो कोर्ट होगा, कोर्ट का हस्तक्षेप वहाँ पे उसको वर्जित किया गया है। ये बात आपको ध्यान देना, उसके लिए वर्जित किया गया है, ठीक। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस के, तो आपको ध्यान देना है कि डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस टू इंश्योर देयर फेयर रिप्रेजेंटेशन। हर 5 साल में डीलिमिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज का लोकल बॉडीज़ में, ठीक है, हर 5 साल के लिए इसमें, ठीक। अच्छा, ये इलेक्टोरल रोल बनाता है, अच्छा उसको मतलब प्रिपेयर करता है। फिर इसके बाद जो है रिजर्वेशन ऑफ SC STs OBC लोकल बॉडीज़ में जो है वो करता है। इसके बाद आप ध्यान दो तो डिस्प्यूट जो है रिलेटेड जो लोकल बॉडीज़ होंगी उसके डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह की, ये भी उसको अथॉर्ट करता है। इसके साथ ही जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए अगर गवर्नर सलाह मांगे तो उस पर जो है कुछ जो है सलाह भी देता है, ठीक है, कैसे उसको इलेक्शंस होंगे। इसके साथ ही इसमें ध्यान दो कि 2004 से ही ये अभी ये पावर भी मिल गई उसके पास कि जो रीजनल और जो मतलब जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उसको रजिस्टर करने का और डी रजिस्टर करने का भी उसके पास अधिकार यहाँ पे कहीं ना कहीं दे दिया गया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो फंक्शन होती है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती हैं। अब आपको यहाँ पे खबर ये समझनी है कि ये न्यूज़ में क्यों रहा था। तो जो कैग है उसने अपने कर्नाटका की रिपोर्ट में बोल रहा था कि जो स्टेट इलेक्शंस कमीशंस हैं उसको डिसएम्पावर करने से जो इलेक्शंस हैं उसके लोकल बॉडीज़ में डिले हो रहा है। विवाद क्या हुआ था कि यहाँ मैंने आपको बताया ना कि डिलिमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकल बॉडीज इलेक्शंस, हर 5 साल पे जो क्या होता है यहाँ पे डिलिमिटेशंस होता है और यहाँ पे स्टेट जो इलेक्शंस कमीशन होता है वो उसको करता है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने उसको कहीं ना कहीं उसमें से पेंच फंसाया। होता क्या है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं और जो राज्य की मशीनरी होती है कहीं ना कहीं उसमें विवाद होते रहते हैं, ओवरलैप होता रहता है थोड़ा थोड़ा चीज़ों पर, तो उस पर विवाद हुआ और यहाँ पे जो है उसी पर रिपोर्ट्स आई और ये जो यहाँ पे कैग की तो उसमें बताया गया था कि जो स्टेट इलेक्शंस कमीशन है उसको डिसएम्पावर किया गया है, तो लोकल बॉडीज़ का जो गवर्नमेंट है इलेक्शंस है वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी में खबर में थी, आपने पूरा समझ लिया। उम्मीद है इसमें से कुछ और भी आपको बचा नहीं है जो आपको समझना हो। अब आते हैं डिलिमिटेशंस कमीशंस के बारे में पढ़ते हैं, परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब आपको यहाँ पे समझना है कि जो परिसीमन आयोग है उसके बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि जो सवाल पूछे जा सकते हैं सिर्फ उसको। तो देखो संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में परिसीमन आयोग के बारे में कोई भी स्पष्ट क्लियर जो है वो डायरेक्शंस नहीं दी गई हैं। आर्टिकल 82 में बस इतना बताया गया है कि जो जनगणना होगी उसकी समाप्ति पर लोकसभा यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के मतलब जो विभाजन है, जो राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है जैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसको, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए क्या करेगी कि संसद जो है वो एक विहित अधिकारी को नियुक्त करेगी और उसके द्वारा जो है ये सभी काम किए जाएंगे डिलिमिटेशंस के, ठीक है। तो ये बॉडी जो है बनाई जाएगी। अच्छा, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो परिसीमन आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ध्यान देना कि मुख्य कार्य होता है कि जो हाल की जनगणना होती है, जनगणना जो हुई रहेगी उसके आधार पे जो विभिन्न विधानसभा है, जो लोकसभा होती है उसके जो
निर्वाचन क्षेत्र होंगे उसकी जो सीमा होगी ना, सीमा उसकी बाउंड्रीज होंगी, उसको क्या करेगा, पुनः सीमांकन करेगा, पुनः सीमांकन करता है। ठीक है, वही आपका जो है बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके बाद जो है कुछ सीटें, नंबर ऑफ सीटें जो है उसको फिक्स करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा। परिसीमन आयोग के जो है आदेश होगा, अगर कोई आदेश होता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ध्यान देना है, वही बताई जा रही है कि डिलिमिटेशंस कमीशन डिसाइडेड आर कंसिडर्ड फाइनल एंड नॉट अनचैलेंजेबल इन एनी कोर्ट, ये बताया गया यहाँ पे। और इसकी जो ऑर्डर की कॉपी होती है वो लोकसभा में और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उसमें रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो सभाएं होंगी वो परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं करेगी, यह ध्यान देना। ठीक है, और परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के जो प्रदत्त प्रतिनिधित्व होता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, किंतु अगर ध्यान दें तो जनगणना के आधार पर जो SC ST होंगी उसकी सीटों में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे की गई है, आर्टिकल 82 में यही बताया गया। ठीक, अब तक जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि अब तक जो है उसमें 4 बार यहाँ पे परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, कब, 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में। लेकिन आपको यहाँ पे मन में सवाल ये उठता होगा कि जब जनगणना तो कई बार हुई है तो आखिर ये जो है सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन जो है यानी परिसीमन आयोग का गठन 4 बार ही क्यों हुआ। तो आप ध्यान देना, 52 में हुआ, 63 में हुआ, फिर 73 में। अब 73 में जब ये हुआ था ना जो परिसीमन आयोग, तो वहाँ पे एक गैप्स यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है वो समझो आप। परिसीमन आयोग का जब गठन हुआ तो सरकार ने ये देखा कि सरकार के परिसीमन आयोग का गठन करने से पहले सरकार ने ये देखा कि जो साउथ है ना, साउथ के जो स्टेट्स हैं उसके पीछे कहानी है बेहद तरीके से, ये मतलब ये फैक्ट भी है। जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पे जनसंख्या जो है, जनसंख्या की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो है। और अभी देखा जाए तो वहाँ पे मतलब जनगणना जो जनसंख्या है उसके हिसाब से नॉर्थ इंडियन के जो कंपैरिजन में काफ़ी जो है कहीं ना कहीं उसमें अभी असमानताएं दिख रही थी। तो ऐसे में ये दिख रहा था कि अगर परिसीमन आयोग का गठन होता रहा और इसी हिसाब से अगर हम लोग जनसंख्या के आधार को उसी को मानते रहे जो तत्कालीन जनसंख्या हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल कम हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, और नॉर्थ के स्टेट्स होंगे वो जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी अधिक जो है हावी हो जाएंगे। ऐसे में यहीं से गैप्स होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब ये बात आपको ध्यान देना। अच्छा, तब इसी के तहत क्या हुआ कि फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 82 में क्या हुआ कि संशोधन करके परिसीमन पर वर्ष 2000 तक जो है उसमें रोक लगा दी गई थी। किस आर्टिकल के तहत, संशोधन के तहत, ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है UP PCS प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम्स में भी, BPSC में पूछा जा सकता है। आर्टिकल जो है, आर्टिकल बोला हूँ सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 82 में संशोधन कर दिया गया और परिसीमन पर वर्ष 2000 तक जो है वो मतलब सन 2000 तक उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, इसके द्वारा क्या होता है कि जो 2001 के द्वारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में होता है ये 84th, तो उसके द्वारा क्या हुआ कि आर्टिकल 82 में और 170 जो क्लॉज 3 है उसके द्वारा उसमें शर्तों में संशोधन हुआ और उसमें बताया गया कि देश में जो लोकसभा है और जो विधानसभा उसकी सीटों में 2026 तक, कब तक, 2026 तक, यानी ध्यान देना 2026 तक उसकी संख्या में सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, सीटों में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ और भी हुई कि अब आप देखो कि परिसीमन आयोग का गठन तो हो गया, ठीक, इसने किया क्या कि आप समझो कि इसने जो है वो परिसीमन आयोग का गठन तो कर दिया सरकार ने। अब किसके दशा में किया, तो 12 जुलाई, ध्यान रखना, 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कौन थे, कुलदीप सिंह थे, कुलदीप सिंह, इनकी अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो इनकी अध्यक्षता में जो ये जज थे और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक, अच्छा, लेकिन अब होता क्या है कि इसने तो क्या बोल दिया कि अमेंडमेंट तो सरकार ने कर दिया था 84th अमेंडमेंट कि आपको 2026 तक बिल्कुल सीटों की संख्या में चेंजिंग नहीं करनी है। तो आपका परिसीमन आयोग ने आपने 2 काम देखा था। एक काम था फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स, तो इसमें तो चेंजिंग हो नहीं सकते थे, तो चेंजिंग किस में हुई, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में जो बाउंड्रीज बनती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि अब वो ग्राउंड्स पहले के थे,
ठीक। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि 2001 की जनगणना के रिजल्ट्स आ चुके थे, तो ऐसे में मतलब उसको फाइनल हो चुका था। तो 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसकी 2001 की जनगणना के आधार पर फिर उसको जो है जो टेरिटोरियल चेंजेस किए गए बाउंड्रीज़ की। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग की कंपोजिशन ऑफ डिलिमिटेशंस कमीशंस हैं। तो यहाँ पे देखो कि पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चेयरपर्सन होगा सुप्रीम कोर्ट का, कोई व्यक्ति अगर होगा तो। इसके साथ ही अगर देखो तो चीफ इलेक्शंस कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो क्या होगा, एक मेंबर होगा। और स्टेट इलेक्शंस कमीशन ऑफ कंसर्न स्टेट, ये भी एक जो है इसमें मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा, तो पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या हो, वो इसमें जो होता है वो चेयरपर्सन होता है। तो ये आपका देख लिया आपने परिसीमन आयोग 4 बार गठित हुआ है, आप इसको ध्यान देना। लेकिन अभी एक बार और चीज़ ध्यान दो कि 2002 के द्वारा जो है, ये जो सन 2002 में परिसीमन आयोग हुआ था, उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेट्स जिसका जो परिसीमन नहीं हो पाया था, ठीक है, वैसे राज्य। तो ध्यान देना कौन कौन से राज्य हो चुके थे, तो याद रखो, पूछा जा सकता है। असम, ठीक, असम, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ नागालैंड और झारखंड, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे डिलिमिटेशन, झारखंड भी, ठीक है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड, यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग जो है काम नहीं कर पाया था, परिसीमन 2002 में हो नहीं पाया था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो कि अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उसकी सीटें कितनी हैं परिसीमन आयोग के बाद, जो अभी नई परिसीमन हुई थी। तो 84 किसकी है, तो एससी की है। और एसटी की कितनी है, तो 47 है। ये संख्या याद रखना, यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में सवाल ऐसे फैक्ट में, स्टेटमेंट में बन सकता है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान देना। अब आते हैं ईवीएम वीवीपैट, ये हर बार खबरों में रहता है और हर बार विवाद में भी रहता है। तो ईवीएम वीवीपैट को समझते हैं। तो अभी ये खबर में क्यों रहा था उसको पहले समझ लो कि एक एडीआर एनजीओ है, एडीआर, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये जो है अभी पिटिशंस फाइल की थी। अब पिटिशंस फाइल क्या की थी कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ये जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दे कि जो ईवीएम का डेटा है उसको वीवीपैट के साथ पूरी सभी डेटा को टैली कराया जाए। यानी सभी जो है वोटर जो वोट दिए हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आप वीवीपैट में रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको ईवीएम के साथ जो है उसको टैली कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को डिसमिस कर दिया। क्यों किया, समझते हैं उसके प्रोसेस को। ईवीएम होता क्या है कि ईवीएम जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, यहाँ पे आप समझो एक क्या है, एक मॉडर्नाइज करने के लिए पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इसका पहली बार जब प्रयोग हुआ था ना, उसके बाद से समझते हैं। ये समझो पहले कि मैन्युफैक्चर और सप्लाई कौन करता है, सप्लाई टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन करता है, उसके द्वारा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है कंपनी ये। और दूसरा है कंपनी वह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 कंपनियाँ हैं, यही जो है इसको बनाती हैं। इसलिए ठीक है, 2013 में पहली बार इसको जो है इसने इन दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। गोवा पहला स्टेट है जिसने वीवीपैट को इस्तेमाल किया था, ठीक है, अपने सभी ईवीएम्स में 2017 के इलेक्शंस के दौरान। और वीवीपैट जो है 2019 के चुनाव में संपूर्ण रूप से पूरे सभी इलेक्शंस में, जो जनरल इलेक्शंस जो हो रहे थे, आम चुनाव हो रहे थे, उसमें यहाँ पे यूज किया गया था। तो अभी समझते हैं कि ईवीएम के बारे में। तो ईवीएम क्या होता है कि ईवीएम में यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। ईवीएम जब वहाँ पे ईवीएम से चुनाव होता है तो एक बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में अगर आप कभी वोट दिए होंगे तो वहाँ पे देखोगे कि ऐसी मशीन रहेगी जिसमें जो है यहाँ पे ऊपर प्रत्याशी का जो है चेहरा दिखेगा, नाम दिखेगा, और ये यहाँ पे बटन्स होंगे, उस पर जो है साइन होगा, ठीक है, ये से। तो उसमें आपको कहीं भी मान लो कि आपको वोट देना है, मान लो इस एक व्यक्ति को वोट देना, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे गए वोट देने के लिए, तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, जो कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, पोलिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, मास्टर यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट उसको बोलते हैं, सीयू उसको कंट्रोल, यानी उसके पास उसको मास्टर यूनिट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए आप वोट देने गए, आपका यहाँ पे पुलिस ने वेरीफाई किया कि आप ही हैं कि नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड या फिर जो आपका इलेक्शंस का जो वो निर्वाचन मतदाता पत्र होता है उसको आपने वेरीफाई किया, लिस्ट में नाम मिला कि हाँ आप ही हैं, ठीक है। आपको यहाँ से भेजेगा किसके पास, जो पोलिंग ऑफिसर होगा। पोलिंग ऑफिसर के पास अगर आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके पास एक व्यक्ति और बैठा रहेगा जो आपका नाम लिखेगा और वहाँ पे क्या बोलेगा, इंक भी लगाएगा, आपका इंक लगा दिया।
इसके बाद आपको यहाँ पे जो ईवीएम है, यहाँ पे ईवीएम रखी रहती है, यहाँ पे उसको घेरा बनाए रखा रहता है, बोलेगा आप यहाँ जाओ। फिर पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, अपने मास्टर यूनिट से वहाँ से एक बटन प्रेस करता है कि यहाँ ये वोट देने जा रहे हैं, एक बटन उसने प्रेस कर दिया। आप गए यहाँ पे, एक बार आप वोट करोगे, एक बार आपने जिसको भी मतदाता, जिसको भी आपने वोट देना है मतदाता के तौर पे, जिसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे वोट दे दिया। मान लीजिए आपने बीजेपी को वोट दिया, ठीक है, या कांग्रेस को ही वोट दिया, तो अब कांग्रेस या बीजेपी में से दो, मान लो मैं दो ही लेके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मान लिया आपने कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस को आपने जो टिपा बटन, आपके पास वीवीपैट की मशीन बगल में होगी, कुछ देर बाद वहाँ पे, कुछ सेकंड के गैप के बाद वहाँ पे उस कांग्रेस जो को वोट दिया तो उसका सिंबल, जो वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है उसका नाम और एक पर्ची के तौर पे दिखेगा कुछ सेकंड के लिए, और फिर वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। ऐसे प्रोसेसिंग होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि हम चाहें तो कई बार उसको हम टिप सकते हैं बटन को और वोट दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, इट डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट इन पर मिनट, 1 मिनट में 4 वोट से अधिक वो दे ही नहीं सकता। और जब तक CU कंट्रोल यूनिट, जब तक रिटर्निंग ऑफिसर एक बार उसको अलाउ करेगा नहीं अपने यहाँ से बटन टिप कर, तब तक जो है वोट आप देते, कितना भी टिप लो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे क्या होगा, बूथ कैप्चरिंग की समस्या जो है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो ईवीएम के बारे में एडवांटेज क्या है, तो ये एक जो है उसका बैटरी होता है, इसके पास कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर एक बार उस जो CU है, जो मास्टर से या पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसने अगर बटन क्लोज कर दिया कंट्रोल यूनिट का, तो कोई भी वोट देने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, चाहे कितना भी बटन आप दबाते रह जाओ, ठीक है। अच्छा, कोई प्री प्रोग्राम उसमें नहीं सेट किया जा सकता है ईवीएम में, तो ये भी इसके फ़ायदे हैं। तो और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप जब उसमें सब कुछ वीवीपैट का मिलान किया ही जाएगा, तो फिर हम क्यों ना जो आता है पेपर पर्ची वाला अपना ले, क्या मतलब रह जाएगा फिर उसको मॉडर्नाइज करने का। तो इसके लिए क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि ऐसे ही रैंडम तरीके से करती क्या है कि वो कुछ इलेक्शंस हो, जैसे मान लो कि ये देखो आप जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट में, ये चीज़ आप समझना। देखो सरकार क्या करती है कि ये 2013 में समझो, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया वीवीपैट यूज में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस में। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे एक ये भी पॉसिबिलिटी दी थी, उसने एक डायरेक्शंस दिया कि आप क्या करना है कि पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, पर असेंबली 5 ईवीएम पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, ये समझना बात को। ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बोल रहा है, पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से 5 ईवीएम उठाए जाएंगे। मतलब कि मान लो एक लोकसभा सीट है, मान लो बनारस लोकसभा सीट है, उसमें जो है 7 या 8 जो है वो असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मतलब विधानसभाएं हैं। उसमें से प्रत्येक में से 5 ईवीएम को उठा लिया गया ऐसे रैंडम तरीके से, और उसका वीवीपैट मिलान हो जाएगा। तो रैंडम तरीके से अगर उठा के वीवीपैट मैच कर जाता है, इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, जाहिर सी बात है, साबित हो जाता है, इतना ही साबित करना है ना। तो 5 यहाँ से ईवीएम्स उठाए गए रैंडम तरीके से कोई भी, और उसका वीवीपैट मिलान कर लिया गया, तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब ये मैच कर ही जा रहा है तो ये बिल्कुल साफ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं और बिल्कुल मैच कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे की गई थी और इसी पे जो है ये न्यूज़ में था, ठीक। अब इसमें अधिक और कुछ समझना है ही नहीं, बाकी चीज़ें आते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता, ठीक है। तो चुनाव आचार संहिता को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो खबरों में क्यों रहा है कि जब ये लोकसभा के चुनाव के समय की बात की जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कि आप जब भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका नैतिकता पालन करो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी पालन करो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चुनाव में इंटरफेयर करने की, उसको हेर फेर करने की, या उसके मतदाताओं के जो बिहेवियर है, वोटिंग बिहेवियर है, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने की जो बात थी वो बढ़ती जा रही थी। और जो इलेक्शंस कमीशन थे उसने इस पर चिंता जताते हुए सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको यहाँ पे गाइडलाइंस दिए। ये बातें अमेरिका के चुनाव में भी उठी थी और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव का एक जो प्रचार का माध्यम होता है सोशल मीडिया, एक बहुत बड़ा हथियार बनता जा रहा है आज के वर्तमान के समय के युग में, ठीक है। उसमें उसी समय जो है डीप फेक वीडियोज़ AI पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है और खासकर इलेक्शन कमीशन ने भी चिंताएँ जाहिर की थी और उसके लिए कुछ अपने जो है अपने नियम कानून में बदलाव भी किया था और डायरेक्शंस भी दिए थे और उस पर सख्त कार्रवाई भी की थी,
ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, 1960 में पहली बार इसको स्टेट असेंबली केरला में जो है इलेक्शंस में वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको शामिल किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और कैंडिडेट होता है उसको एक कंडक्ट कर, मतलब एक कंडक्ट होता है, जो रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ एथिक्स होते हैं जिसको वहाँ पे पालन करना ज़रूरी होता है। ये गाइडलाइंस होती हैं जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज या जो सभी उम्मीदवार हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। अब ये पावर उसके पास कहाँ से मिली, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, तो आर्टिकल 324 है ना, वो बताता है इलेक्शन कमीशंस को ये अथॉरिटी देता है कि सुपरिटेंडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए, जो इलेक्शंस है कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का, तो उसके लिए आप एमसीसी जो है ये डिराइव करो या उसके लिए जो है नियम कानून बनाओ। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट द एमसीसीज। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी स्पष्ट तरीके से एमसीसी को बिल्कुल भी वहाँ पे क्लियर नहीं करता है। ठीक है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि बनाया गया है संविधान के आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करके इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा, जिसमें वो चुनाव के बारे में उसको सुपरिटेंडेंस करने की, उसको डायरेक्शन करने की, उसको कंट्रोल करने की जो है यहाँ पे वहाँ पे उसको जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। तो ये अभी बात आती है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे, यहाँ ध्यान देना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स हों, जो सरकार शासन में है, सत्ता में है, उसके लिए भी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये जो है इस पर लागू होता है। सवाल पूछा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल दे देगा स्टेटमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आपको टिक करना ही है, उसके लिए भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समान तरीके से लागू होता है। ठीक है। तो ये बातें आपने देख लिया। अब आप समझो कि यहाँ पे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, तो ये आपको पता ही होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि 48 घंटे से पहले जो है कोई भी आपका जो है प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है। कोई भी जो सरकार होगी वो एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है। अच्छा, इसका ड्यूरेशन कितना होता है एप्लीकेशन का, जो पूरा जो ये एमसीसी जो लागू होती है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल हो रहे हों, जब अनाउंस कर दिए गए हों और उसके परिणाम आने तक ये जो है चुनाव आचार संहिता लागू रहती है। ठीक है। लेकिन इसके पास अब बात आना है कि अगर मान लीजिए इसका वायलेशंस हो रहा है, अभी चुनाव आचार संहिता में बहुत सारे वायलेशंस होते रहते हैं, अब आपने देखा भी होगा, तो उसके पास कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं है जो उसको, ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जो उसको बैकअप दे। तो हालांकि कुछ अभी जो है फिलहाल में, जैसे बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो आपका 1951, उसमें कुछ जो है प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि कैरेक्टर कंडक्ट, ये जो अभी बताया गया है, फॉल्स स्टेटमेंट अगर किसी को देना, ये करप्ट प्रैक्टिसेस है आरपीए के तहत। और इसी के साथ ही अगर देखें तो इम्पर्सनिफिकेशन ऑफ वोटर्स होगा, ये भी एक ऑफेंस है, एक चुनावी जो है ये अपराध है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 172 बोलता है। तो इस तरह से जो है कुछ अभी फिलहाल में कानूनी बैकअप है, लेकिन उसके एमसीसी को लागू करने के लिए उसके पास कोई कानूनी आधार अभी तक संसद ने नहीं बनाया है, जिसको जो स्पेशली उसी को फॉलो कराने के लिए बनाए गए हो कानून। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा इलेक्शंस अभी हाल फिलहाल में हुए, तो आपको बस इतना ही समझना है कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है। तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर लोकसभा, लोकसभा के लिए जो है वो एक प्रादेशिक जो है प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव होता है, जिसमें कि एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी भी बोलते हैं, एक टर्म है, इसको ध्यान देना है। अब इसमें जो इस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सबसे अधिक वोट पाएगा वो जीत जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, 5 साल के लिए होती है पहली मीटिंग से, जो जनरल इलेक्शंस की पहली मीटिंग होगी उससे 5 साल के लिए ये इसका ड्यूरेशन होता है। और प्रेसिडेंट होता है वो ऑथराइज होता है, लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। और इसके जो इसका डिसीजन होगा उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये बात को आपको ध्यान देना है। जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होगी तो पार्लियामेंट जो होगी वो एक टाइम के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। अगर इमरजेंसी खत्म हो जाए तो 6 महीने से अधिक जो है इसका टेन्योर बढ़ाया नहीं जा सकता। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने बताया भी कि भाग 15 में 324 से 329 के बीच में ये पूरा जो है इलेक्शंस की बात की गई है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे बड़े वाले आर्टिकल्स को कवर कर लिया। अब आते हैं कुछ छोटे वाले आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से सवाल पूछने की बहुत ढेर सारी संभावनाएँ जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपने सवाल पूछेंगे हमसे कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ क्यों बी को काट क्यों दिया। तो एक फ़र्क समझना दोस्तों, जैसे देखो
ये आर्टिकल 329 बी लिखा है। अगर ये कैपिटल में बी लिखा होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। यहाँ बी, कैपिटल बी का मतलब होता है अमेंडमेंट करके उसको जोड़ा जाना, ठीक है। अगर स्मॉल बी है तो इसका मतलब है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो है ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो जो आर्टिकल 329 बी है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में वो ओरिजिनली यहाँ पे है। ऐसे में इसको कैपिटल बी लिखना एक तरह से गड़बड़ है और ये गलत इसका इंडिकेशन होगा, इसलिए मैंने उसको काट करके स्मॉल बी में कर दिया है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना, ये एक फ़र्क है जो आप शायद न जानते हो, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो अभी आप समझो कि आर्टिकल 329 बी है, तो उसका मतलब है कि आर्टिकल 329 ये खबरों में क्यों रहा है, तो उसको हम समझेंगे। आर्टिकल 329 जो है ना वो क्या बोलता है कि जुडिशरी रोल इन इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो है जुडिशियल का रोल क्या होगा, ये बातें यहाँ पे कहता है। तो ठीक है, तो जो अभी आप समझो कि जो आर्टिकल ए है, मतलब इसका जो 329 का क्लॉज ए क्या बोलता है कि अगर मान लो कि कोई भी अगर लॉ है, ठीक है, तो इसको समझना, जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स का बाउंड्रीज और एलोकेशन ऑफ सीट्स को जो डिफाइन कर रहा हो उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं कह सकता, ठीक है। उसको जुडिशरी को अलाउ नहीं है कि उसको चैलेंज कर सके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस संवैधानिकता है लॉ की, कानून की कोई भी संवैधानिकता को, जो क्या डिफाइन कर रहा होगा, इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसका एलोकेशन ऑफ सीट्स है, उसकी संवैधानिकता संबंधी जो भी कानून होगा वो क्या होगा, जो उसको जुडिशरी जो है उसको अलाउ नहीं है कि उसको चैलेंज करे या उसको जो है बदलाव करे, ठीक है। ये बातें आर्टिकल 329 क्लॉज ए में कही गई है। जुडिशरी इज नॉट अलाउड टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स और एलोकेशन ऑफ सीट्स। ये बातें आपको याद रखनी है। इसी तरह से आर्टिकल 329 बी जो क्लॉज है वो बोलता है कि नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर शैल बी क्वेश्चंस एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड एज ए प्रिस्क्राइब बाई लॉ मेड बाई अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर, ठीक है। तो ये बातें कैसे हैं उसको आप लोग, ये पूरा बैकग्राउंड कैसे है उसको समझना आप, ठीक। इसमें बताया गया है स्पष्ट तरीके से, बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको, कि जो इलेक्शन का कंडक्ट होता है या इलेक्शन का रिजल्ट होता है, इसको चैलेंज नहीं किया सकता सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। कैसे किया सर? ओनली थ्रू, कैसे किया जाएगा? इलेक्शन पेटिशंस। यहाँ इलेक्शन पेटिशंस की बात की जा रही है। इलेक्शन पेटिशंस के साथ ही जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन किसके पास? हाई कोर्ट के पास। यहाँ कुछ टफ भाषा में लिखा गया है, वो खुद दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। यहाँ बता रहा हूँ आपको सीधे आसान भाषा में कि आर्टिकल 329 का जो क्लॉज बी है वो यह स्पष्ट बोलता है कि जो इलेक्शन का कंडक्ट हो रहा हो, इलेक्शन का रिजल्ट जो इलेक्शंस का हो रहा हो, ठीक है, इलेक्शन का, तो उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। ओनली थ्रू चैलेंज किसके थ्रू होगा? इलेक्शन पेटिशंस के। इलेक्शन पेटिशंस क्या होगा? वो कहाँ फाइल होंगे? स्टेट के हाई कोर्ट में। स्टेट के हाई कोर्ट में क्यों होंगे? क्योंकि उसके पास जो है वो ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन है, वहाँ पे उसके पास मूल अधिकार उसके पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा? जब यहाँ सुनवाई हो जाएगी, उसके अपील में ही हम जा सकते हैं, ठीक है, अपील में ही जा सकते हैं, ठीक। तो ये ही बातें यहाँ पे आर्टिकल 329 में बी में कही गई है। अब ये बातें कही गई हैं तो ये आर्टिकल खबर में क्यों था? ये बातें यहाँ से मिसिंग है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एडीआर संस्था है, एडीआर, ठीक है। अब एडीआर संस्था है जो क्या है? एक एनजीओ है। उसने क्या किया? वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, इलेक्शंस जब हो रहे थे लोकसभा के, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। उसने क्या बोला? उसने यह बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके समझा दूँ। देखो ऐसे, जो एडीआर संस्था है, ठीक, राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज़, मैं लिख नहीं पाता हूँ टैब पे, ठीक है। तो एडीआर संस्था जो है वो गया इलेक्शन किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। उसने कहा कि जो फॉर्म 17C है, फॉर्म एक अभी मैं समझाऊंगा, फॉर्म 17C है वो, और इसके बाद बूथ वाइज जो वोटर टर्नआउट है, बूथ वाइज जो वोटर टर्नआउट है, बूथ वाइज सभी बूथ के वाइज, इसको इलेक्शन कमीशन को आप कहो कि ये 48 घंटे में अपनी वेबसाइट पे डाल दे, ठीक है। तो अब ये बातें कही थी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो इलेक्शन कमीशन का जो वकील था वो गया और उसने बोला, ठीक, कि ये जो आर्टिकल 329 बी है उसके तहत आपके पास ये अधिकार नहीं है ये कि आप इसको सुनवाई करो।
ये अधिकार जो है इलेक्शन पेटिशंस फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं ग्राउंड पर आर्टिकल 3 to 9B के ग्राउंड पे जो है उसने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी ग्राउंड पे इसने जो है रिजेक्ट कर दिया। ठीक, किसकी, ADR की, जो पूरी बोला कि आप हाई कोर्ट के पास जाओ। ठीक है, तो नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन थ्रू एक्सेप्ट एन इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर। ठीक है, ये बातें यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं इलेक्शन पिटीशंस फाइल करने की, कहाँ पे, सुप्रीम हाई कोर्ट में। लेकिन अब आती है कि फॉर्म 17C के, जो मैंने आपको बताया फॉर्म 17C क्या है, फॉर्म 17C क्या है। ठीक है, इसको समझो। तो फॉर्म 17C में ना यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे इसमें बताया गया कि दो चीज़ें आती हैं, दो इसके भाग होते हैं फॉर्म 17C में, जो भाग ए और एक भाग बी। ठीक, तो एक भाग में 3 चीज़ें होंगी। ए भाग में क्या होगा, वोटर कितने हैं, कितने वोटर ने वोट दिया और कितने ने वोट नहीं दिया, इसकी संख्या होगी। दूसरा भाग में क्या होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट होगा, और जो वोट ऑफ कैंडिडेट कितना मिला है, ये इसकी रिकॉर्ड्स होंगी फॉर्म 17C में। इसी को यहाँ पे ADR संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला था अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। समझ में आया बात को। अब आता है नॉमिनेशंस इन इलेक्शंस। अब आता है कि कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, ये बिना उसका नॉमिनेशन जो था सेकंड पे, जो उसका अपोजिशन वाला जो पार्टी का जो नेता लड़ रहा था, उसको जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने, RO ने जो क्या किया, वो रिजेक्ट कर दिया, तो वो जो है निर्विरोध जीत गया। ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कंटेन क्या करता है, वैलिड नॉमिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट की बात करता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी से, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक प्रपोजर होना चाहिए, एक प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट है और किसी भी अनरिकॉग्नाइज पार्टी से लड़ रहा है, तो उसके पास 10 जो है वो प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, और जो प्रस्तावक होने चाहिए वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स होने चाहिए, रिस्पेक्टिव वोटर्स होने चाहिए। ठीक है, ये इलेक्टर्स होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक, अच्छा, इस सेक्शन 33 क्या बोलता है कि जो नॉमिनेशंस हो रहे हैं इलेक्शन ऑफ जो कैंडिडेट्स के, उसके पास वैलिड इन्फॉर्मेशंस भी होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके पास आर्टिकल जो सेक्शन 36 है, जो RPA 1951 का, वो बोलता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि अगर कोई भी सब्सटेंशियल करेक्टर अगर हो, या कोई भी मिसलीड कर रहा हो, या गलत इन्फॉर्मेशन हो, या कुछ कमियां हो, तो उसको आप जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ये RO के पास पावर होती है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अब आता है तीसरा, रीपोलिंग। तो रीपोलिंग हुआ है कब, कहाँ पे, तो जो मान लो कि रीपोलिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो अब ये बात ध्यान देना, सवाल यहाँ पे UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो पुनः मतदान की व्यवस्था संविधान की अनुच्छेद 324-25 में किसी आर्टिकल में दे देगा, बोल देगा कि की गई है, तो नहीं, इसका जो है प्रावधान कहाँ पे है, RPA 1951 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसकी बात यहाँ पे 1951 में की गई है। तो रीपोलिंग हुआ कहाँ पे हुआ, तो मणिपुर में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। क्यों होता है ऐसा, तो उसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस क्या होने चाहिए। तो देखो, मान लो कोई आपदा आ गई हो, हिंसा हो गई हो, या फिर मान लो कि वोटिंग मशीन्स में कोई खराबी आ गई हो, बूथ कैप्चरिंग की समस्या हो गई हो, या फिर जो है किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की। ठीक है, वो भी कौन सा, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, उसमें जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उसकी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चुनाव होते हैं। साइलेंस पीरियड क्या होता है, तो ये भी आपको जानते ही होंगे। 48 घंटे पहले सभी जो वोटिंग होता है, वोटिंग डे से 48 घंटे पहले सभी चीज़ें, प्रचार प्रसार वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, और कोई भी चुनाव होने वाला होता है तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया उसमें जो RPA का सेक्शन है उसमें बहुत कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी एक ध्यान देना है कि इसमें एक वो बैन करता है ओपिनियन पोल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल नहीं प्रकाशित करना है जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, कोई भी टेलीविज़न वगैरह पे, इंटरनेट वगैरह पे, म्यूजिक कंसर्ट, सब कुछ यहाँ पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सब कुछ रोक लगाई जाती है। ठीक है, प्रचार होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब आता है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इस पर एक बार UPSC ने सवाल पूछा हुआ है, इस पर एक बार PY को उठाकर देखो, प्रीलिम्स में सवाल इसी टॉपिक्स पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक ध्यान देना, संविधान ने यहाँ पे इम्पावर किया पार्लियामेंट को। ठीक है, कि जो इलेक्शंस हैं उसके जो कंडक्टिंग मैनर से उसको रेगुलेट कर सके। ठीक है, अच्छा, कैसे, तो अगर मान लो कोई व्यक्ति कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर जो है वो लड़ रहा है चुनाव, तो उसको डील करने के लिए RPA 1951 में
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में उसके प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो जब तक जो प्रावधान नहीं थे, ठीक है, उसमें क्या था 1996 तक जो है ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1900 जो उसका सब सेक्शन है 33 का 7, उसमें बताया गया कि जो कैंडिडेट है अब फिलहाल में क्या हो गया है कि वो केवल 2 सीटों से जो है 2 सीटों से लड़ने का मतलब मैक्सिमम सीमा जो है 2 सीटें तय कर दी गई हैं। 2 सीट से वो लड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे राहुल गांधी जो है चुनाव लड़े। ठीक है, अच्छा मान लो एक चुनाव दोनों सीटों से जीत जाता है तो उसको कोई एक ही सीट रखनी होगी और एक सीटें जो है उसको तय सीमा के अंतर्गत जो है उसको छोड़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे बाई इलेक्शंस नेसेसरी होते हैं। जब भी वो इलेक्शंस हुए, जब भी हाल में बाई इलेक्शंस हुए वायनाड में, जहाँ पे प्रियंका गांधी फिर से चुनाव जीत गई। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई। अब आता है होम वोटिंग। होम वोटिंग यहाँ पे बात की गई है। इसी बार इलेक्शन कमीशन ने अभी जो 2024 का इलेक्शंस हुआ, जो जनरल इलेक्शंस था, उसमें उसका मोटो था नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी वोटर्स को। ठीक है, तो अपना मोटो था, उसी के तहत जो है होम वोटिंग फैसिलिटी को शुरुआत की। ठीक है, अब जो वोटिंग फ्रॉम होम था वो कैसे, पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किन लोगों को यहाँ पे सरकार ने जो है वो इलेक्शन कमीशन, सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे होम वोटिंग की फैसिलिटीज़ दी। तो 40% बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, जो 40% दिव्यांगता से ग्रसित हैं, और 85 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए होम वोटिंग की जो यहाँ पे बातें यहाँ पे की गई थी। स्वीप प्रोग्राम क्या था, तो स्वीप प्रोग्राम यहाँ पे ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जो वोटर एजुकेशन है, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, PW जो यानी कि जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा सक्षम है, सेंसिटिव हैं, उनके परिवारों में जो है स्वीप प्रोग्राम चला करके उनको वोटिंग के प्रति जागरूक किया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो RVM, ये क्या है, माइग्रेंट्स को जो है एक्साइज करने के लिए, यहाँ पे वोट को देने के लिए यहाँ पे बात की गई थी माइग्रेन के RVM के थ्रू। ठीक है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये। ठीक, वो अपने जहाँ से जो क्षेत्र होंगे वहाँ से अपने करेंट रेसिडेंस के तौर पे यहाँ पे वोटिंग के तौर पे वोट दे सकते हैं। पोस्टल बैलेट है ही, ये पोस्ट के द्वारा सेंड किए जाते हैं वोट। ठीक है, किसके द्वारा होता है, जैसे स्पेशल वोटर्स होते हैं, इलेक्शन ऑन ड्यूटी पे मान लो कोई व्यक्ति हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए यहाँ पे पोस्टल बैलेट की शुरुआत यहाँ पे की गई है। प्रॉक्सी वोलेट क्या होता है, तो प्रॉक्सी वोलेट होता है कि जो सर्विस वोटर होते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, वो किसी अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं वो अपने अधिकार की, मतलब किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देंगे वोटिंग राइट, और वो वोट दे देगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख लिया गया। ठीक, अब आता है कि सर्विस वोटर में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो कोई आर्म फोर्स का व्यक्ति हो। ठीक है, अब वो भारत सरकार में कोई व्यक्ति वहाँ पे एम्प्लॉय हो जो कि भारत के बाहर पोस्टिंग हो। ठीक है, ये मतलब वही पुलिस ऑफ स्टेट हो जो बाहर वहाँ पे सर्व कर रहा है किसी स्टेट्स के। ठीक, तो आर्मी मेंबर ऑफ फोर्स टू द विच आर्मी एक्ट 1950 इज एप्लीकेबल। तो ये सारे जो होते हैं वो सर्विस वोटर्स होते हैं जो प्रॉक्सी वोटिंग के उनके पास अधिकार होते हैं। फॉर्म 17C मैंने आपको पढ़ा ही दिया। फॉर्म 17C जो है वो बताया था मैंने आपको कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के तहत जो है इसको एसोसिएट किया गया था। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जो वोटर्स होते हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने वोट नहीं दिए, कितने और कितने वोटर्स को जो वोट देना अलाउ नहीं था, इसकी डेटा होती है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या होती है, नेम ऑफ कैंडिडेट होता है और टोटल वोट जितने पाए उनका रिसीव उसके बाद होती है। यानी फॉर्म 17C में 2 भाग होते हैं। भाग ए में कितने वोट हैं, कितने वोट को अलाउ नहीं किया गया, कितने वोट दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद भाग बी में क्या होता है कि जो नेम ऑफ कैंडिडेट है और कितना वोट उसने पाया ये उसमें बताया जाता है। अच्छा, ब्रेल साइन है, यहाँ पे ध्यान दो कि जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुडुचेरी है उसने ब्रेल साइन किया तमिल में और इंग्लिश में EVMs में, ताकि जो ब्लाइंड वोटर्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली जो है कॉन्फिडेंसली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें और अपना जो है वो मतदान में भागीदारी निभा सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद है इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कुछ जो भी गैप्स फीलिंग थी, जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी, उसको मैंने समझाने की आसान भाषा में कोशिश की। मैगज़ीन इंग्लिश में है तो टोटली मैं उसको हिंदी में डायरेक्ट मैंने इसलिए पहले से उसको पूरा हाईलाइट कर लिया था, ताकि जो है बार बार इंग्लिश पढ़ के हिंदी पढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए मैंने उसको पहले से उसको सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया था ताकि मैं सीधे आपको हिंदी में ही पढ़ा सकूँ और रियल हिंदी वाली मैगज़ीन की फीलिंग आ सके। ठीक है, अगर आपके पास कोई सुझाव हो, सजेशंस हो, अपने फीडबैक्स जो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपके फीडबैक्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है और जल्दी से जल्दी इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा नहीं है, 50-60 पेज की मैगज़ीन है, तो 2 क्लास आएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इंग्लिश वाली मैगज़ीन, हिंदी वाली मैगज़ीन्स जब जो भी सब्जेक्ट से आती हैं PT 365 आपको पूरा कराया जाएगा। पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था और बहुत अच्छे रिस्पांस रहे थे, लाखों लोगों ने देखा था इसको।
मैं बता रहा हूँ टोटल अगर व्यूज़ काउंट करें तो लाखों लोगों ने देखा था। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से यहाँ पे आप देखना, अगर क्वेश्चंस होंगे, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, मैं कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसी से बना करके, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। उम्मीद है आपको जो है चीज़ें पसंद आएंगी और आप जो है अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ पाओगे। रिविजन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे तो सब चीज़ें भूल जाओगे। ठीक, तो थैंक यू।